Rahim, Assalamu alaikum aspirants. I hope so you all are doing well. आप लोगों को पता है कि we are uploading the lecture series on Election Act 2017 and why we are uploading it क्योंकि असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट अनाउंस हुई थी उसके MCQ बेस्ड टेस्ट में 20 मार्क्स हैं इलेक्शन एक्ट 2017 के एंड ये 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ये एक्ट काफ़ी लेंथी है, काफ़ी मुश्किल है इसकी वर्डिंग एंड वी ट्राइड कि हम आप लोगों के लिए इसे सिंप्लीफाई करें। आई होप सो कि वो स्टूडेंट्स जो कि इस वीडियो पर आए हैं उन्होंने चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में से बाकी वीडियोस देख ली होंगी। तो अभी हम आज स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। जो चैप्टर नंबर 7 है ना, इट्स अबाउट द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द सेनेट। सही है, जनरल पढ़ लिया, सही है, जनरल असेंबली का पढ़ लिया, नेशनल असेंबली का पढ़ लिया। तो क्या सेनेट के जो इंतखाबात होंगे उनमें कोई डिफरेंसेस हैं या वही रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, वही प्रोविजंस अप्लाई होती है इलेक्शन एक्ट 2017 की? तो देखते हैं। तो जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द सेनेट, चैप्टर नंबर 7, इट स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 105 एंड इलेक्शन एक्ट 2017 में कितने सेक्शंस हैं? 241 सेक्शंस हैं और 15 चैप्टर्स हैं। तो सेक्शन 101 किसके बारे में है? 105 रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड पोलिंग ऑफिसर्स के बारे में। के जो अपॉइंटमेंट होती है रिटर्निंग ऑफिसर की सेनेट के इलेक्शन के लिए, तो कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। अब तक हमने जनरल असेंबली पढ़ी, नेशनल असेंबली पढ़ी, लोकल गवर्नमेंट, तो सब में क्या है? इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है। तो ये अपॉइंट रिटर्निंग ऑफिसर फॉर ईच प्रोविंस एंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। इसी तरह से पोलिंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होती है। तो कह रहा है कि जो पोलिंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होती है इसका मकसद होता है कि वो रिटर्निंग ऑफिसर को असिस्ट करें। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 106 विच इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे? हम देखते हैं। सबसे पहले है कंडक्टिंग द इलेक्शन। इनका काम क्या है? इलेक्शन को कंडक्ट करना है। अच्छा, रिटर्निंग ऑफिसर इफेक्टिवली कंडक्ट करता है इलेक्शन को, अपनी मर्जी से नहीं भी, इस एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्या करता है? ऑर्डर को मेंटेन करता है। एक्सरसाइज पावर टू मेंटेन ऑर्डर एट द पोलिंग स्टेशन और रिपोर्ट करता है इंसिडेंट्स को जो कि पोल के कंडक्ट को इफेक्ट करते हैं। किसको रिपोर्ट करता है? कमीशन को करता है। तीसरा है डेलीगेटिंग फंक्शन। तो ये क्या करता है? इंटरेस्ट करता है कुछ फंक्शंस पोलिंग ऑफिसर को भी कुछ काम दे देता है। बैकअप अरेंजमेंट के ऑथराइज करता है पोलिंग ऑफिसर को कि वो उनकी जगह पे काम कर सकता है अगर वो किसी भी वजह से या बीमारी की वजह से या डेथ वगैरह की वजह से ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकते। सस्पेंशन ऑफ पोलिंग ऑफिसर के वो सस्पेंड कर सकते हैं पोलिंग ऑफिसर को भी। और लेकिन क्या करेंगे? अगर वो किसी पोलिंग ऑफिसर को सस्पेंड करेंगे तो रीजंस को क्या किया जाएगा? बताया जाएगा कि क्यों किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा? फंक्शन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर। फंक्शन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर सबसे पहले क्या था? कंडक्ट करेगा, फिर क्या करेगा? मेंटेन करेगा वहाँ पे ऑर्डर को। इसके अलावा क्या करेगा? वो कुछ फंक्शंस देगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी, साथ में वो बैकअप अरेंजमेंट भी करेगा, सही है, और साथ में वो सस्पेंशन भी कर सकता है। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 107 एंड सेक्शन नंबर 107 इज अबाउट नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है? इलेक्शन कमीशन जो गजट होता है, सही है, इलेक्शन कमीशन जो है वो किसमें? गजट के अंदर, ऑफिशियल गजट के अंदर क्या करता है? सेनेट के इलेक्शन की प्रोविंसेस के लिए भी, कैपिटल टेरिटरी के लिए भी वो क्या करता है? नोटिफिकेशन इशू करता है। डेट कौन फिक्स करता है? डेट कमीशन फिक्स करता है, सही है। और फिर क्या करता है? अच्छा, अब ये जो डेट फिक्स करता है तो कौन कौन सी डेट फिक्स करता है? तो पहले लास्ट डेट फॉर नॉमिनेशन, सही है, पब्लिकेशन ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स, स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशंस, फाइलिंग अपील्स, डिसीजन ऑन अपील और फिर रिवाइज कैंडिडेट लिस्ट। अच्छा, अब किस किस दिन ये सारे काम होते हैं? ये सारे काम होते हैं, सबसे पहले है कि लास्ट डे फॉर नोटिफिकेशन के नोटिफिकेशन जब पब्लिश हुई तो उसके बाद क्या हुआ? सेकंड डे आफ्टर, सही है, लास्ट डे के बाद सेकंड डे है। फिर पब्लिकेशन ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट डे आफ्टर द लास्ट डे फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन। तो अब हमारे पास क्या है? पहले कह रहे हैं कि लास्ट डेट फॉर नॉमिनेशन, सेकंड डे आफ्टर नॉमिनेशन पब्लिकेशन। फिर नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स का क्या है कि जो फाइलिंग नॉमिनेशन थी उसके क्या है? उसके एक दिन बाद आ जाएगा। फिर क्या है? स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन थर्ड डे आफ्टर नॉमिनेशन, यानी सही है, उसके थर्ड डे आ गया। फिर फाइलिंग अपील सेकंड डे आफ्टर स्क्रूटिनी, तो छठे दिन पर फाइलिंग अपील। उसके बाद है डिसीजन ऑन अपील सेकंड डे आफ्टर फाइलिंग अपील, तो आठवें दिन। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज कैंडिडेट लिस्ट डे आफ्टर अपील डिसीजन। फिर क्या है कि विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर, तो डे आफ्टर रिवाइज लिस्ट पब्लिकेशन और नेक्स्ट हॉलीडे। फिर है पोल डेट इफ नेसेसरी नॉट अर्लियर देन 7 days आफ्टर द रिवाइज लिस्ट पब्लिकेशन। तो पब्लिक नोटिस बाय रिटर्निंग ऑफिसर विद इन 3 days ऑफ द कमीशन notification the returning officer give public notice of these dates in their office। अच्छा, हम क्या करते हैं? यहाँ से डेट्स को देखते हैं, सही है। अब ये जो लास्ट डे फॉर नॉमिनेशन है ना, सही है, ये हमारे पास आ गया नॉमिनेशन डे, सही है। और नॉमिनेशन डे के बाद या नॉमिनेशन डे, सही है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि लास्ट डेट फॉर नॉमिनेशन क्या है? सेकेंड डे आफ्टर नोटिफिकेशन पब्लिश। ये हुई नोटिफिकेशन, सही है। इसके 2 दिन बाद क्या है? नॉमिनेशन है। उसके बाद क्या है? नॉमिनेटेड पब्लिकेशन ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स डे आफ्टर लास्ट डे फॉर, तो उसके बाद तीसरे दिन आ गया। फिर उसके बाद जो स्क्रूटिनी है वो किस दिन आ गई? थर्ड डे। स्क्रूटिनी किसके बाद आ गई? थर्ड डे आ गई आफ्टर नॉमिनेशन। फिर फाइलिंग अपील जो है सेकंड डे आफ्टर स्क्रूटिनी। फिर डिसीजन ऑन अपील जो है सेकंड डे आफ्टर फाइलिंग अपील। फिर पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज कैंडिडेट जो है तो वो क्या है? अपील के एक दिन बाद है, और डे आफ्टर रिवाइज लिस्ट पब्लिकेशन ऑन नेक्स्ट हॉलीडे। फिर पोल डेट जो है नॉट अर्लियर देन 7 days आफ्टर रिवाइज लिस्ट पब्लिकेशन। और पब्लिक नोटिस कब आ जाता है? विद इन 3 days ऑफ द कमीशन नोटिफिकेशन द रिटर्निंग ऑफिसर गिव पब्लिक नोटिस ऑफ दीज डेट्स इन देयर ऑफिस। अब हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 108। सेक्शन नंबर 108 जो है ना, ये किससे रिलेटेड है?
सेक्शन नंबर 108 है सप्लाई ऑफ लिस्ट ऑफ वोटर्स। तो लिस्ट ऑफ वोटर क्या है, तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रोवाइड करता है रिटर्निंग ऑफिसर को लिस्ट, सही है, और फॉर सेनेट इलेक्शन फ्रॉम प्रोविंस या फिर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। सेक्शन 109 पोलिंग स्टेशन के इलेक्शन कमीशन क्या करता है, पोलिंग स्टेशन प्रोवाइड करता है सेनेट के इलेक्शन के लिए और इसमें प्रोविंशियल असेंबली के लिए आगे, सही है। फिर उसके बाद हमारे साथ नेशनल असेंबली। उसके बाद हमारे साथ आता है सेक्शन 110 नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन। तो नॉमिनेशन प्रोसेस क्या होता है कि वोटर जो है प्रपोज भी कर सकता है, सेकंड भी कर सकता है किसी भी क्वालिफाइड पर्सन को सेनेट के इलेक्शन के लिए फ्रॉम प्रोविंस या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, और वोटर जो है ना वो क्या कर सकते हैं, यानी खुद भी और साथ में सेकंड इन सपोर्ट कर सकता है। फिर नॉमिनेशन के पेपर की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे क्या होना चाहिए, तो नॉमिनेशन के पेपर की रिक्वायरमेंट में हमारे पास फॉर्म ए आ जाता है, सही है। उसके बाद हमारे पास जो है तो उसको फॉर्म ए को साइन किया वो प्रपोजर या सेकंडर ने, और उसके बाद हमारे साथ आता है या फिर जो तो कैंडिडेट, सही है। उसके बाद क्या है, पहले जो है तो फॉर्म ए उसको प्रपोजर या सेकंडर ने साइन किया हो, कैंडिडेट ने किया हो, साथ में क्या होगा डिक्लेरेशन ऑफ कंसेंट क्वालिफिकेशन आर्टिकल 62 के अकॉर्डिंग, और ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 62 क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बताता है और 60 डिस्क्वालिफिकेशन का। फिर स्पेसिफिक डिक्लेरेशन फॉर टेक्नोक्रेट या आलम सीट, सही है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ एक्सक्लूसिव अमाउंट के कितने पैसे सबमिट करेगा, अटेस्टेड कॉपी ऑफ एनआईसी, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज। अच्छा, और उसके बाद आ जाता है और ये सब कुछ किस पे होगा, फॉर्म बी पे होगा। अब है सबमिशन एंड प्रोसीडिंग। तो सबमिशन और प्रोसीडिंग में हम लोग देखते हैं कि क्या है कि ये जो है किसको देगा, रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट करेगा, कैंडिडेट भी दे सकता है, प्रपोजर भी, सेकंडर भी, या बाकी की कोई ऑथराइज नॉमिनी। रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, एक सीरियल नंबर देगा और उसको रसीद देगा, फिर उसकी जो नॉमिनेशन होगी उसको वहाँ पे एफिक्स कर देगा, तो ये डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद हमारे साथ है कि लिस्ट ऑफ नॉमिनेशन क्या है कि अ पर्सन में बी नॉमिनेटेड बाय नॉट मोर देन 5 नॉमिनेशन पेपर्स। एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या होगी कि जो नॉमिनेशन पेपर होंगे उनके साथ सर्टिफाइड कॉपी होगी इलेक्टोरल रोल एक्सट्रैक्ट की, सही है। और पब्लिक एक्सेस के जो फॉर्म्स होंगे और डिक्लेरेशन होंगे ये पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए कॉपीज अवेलेबल होंगे, और अगर उनको इसकी कोई कॉपी चाहिए तो पेमेंट करेंगे और उसके बाद उनको कॉपीज मिल जाएंगी। सेक्शन नंबर 111, जो सेक्शन नंबर 111 है ना, इट्स अबाउट डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या है, डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट क्या है कि रिटर्निंग ऑफिसर वॉन्ट एक्सेप्ट नॉमिनेशन पेपर अनलेस कैंडिडेट डिपॉजिट 20,000 इन कैश या फिर, सही है, रसीद के जरिए से, या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ट्रेजरी या सब ट्रेजरी। इसके बाद सिंगल डिपॉजिट फॉर मल्टीपल, अगर 5 नॉमिनेशन भी की है तो सिंगल डिपॉजिट होगा, सही है। उसके बाद हमारे साथ डिपॉजिट स्टेटस की जो डिपॉजिट होगा ये क्या है, नॉन रिफंडेबल है, अगर एक बार पेमेंट कर दी है तो उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। सेक्शन नंबर 112, सेक्शन नंबर 112 इज अबाउट अटेंडेंस एट स्क्रूटिनी। कैंडिडेट, प्रपोजर, सेकंडर और ऑथराइज एजेंट जो है वो आएंगे और नॉमिनेशन पेपर को एग्जामिन कर सकते हैं। यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर का क्या रोल होगा, पेपर को एग्जामिन करेगा, ऑब्जेक्शंस को डिसाइड करेगा, सही। अगर उसको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए इनफैक्ट को वेरीफाई करने के लिए तो उसकी डिमांड करेगा। इसके बाद आता है स्क्रूटिनी, यानी तहकीकात पे कुछ रिस्ट्रिक्शन देके, नो क्वेश्चंस बियॉन्ड दोज रिलेटेड टू नॉमिनेशन पेपर एंड फॉर ऑब्जेक्शंस पर्सनली जा सकता। अच्छा, अब अगर रिटर्निंग ऑफिसर रिजेक्ट करेगा तो क्यों करेगा, अगर कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं है, अगर प्रपोजर या सेकंडर क्वालिफाइड नहीं है, सही है। इसके अलावा इसी एक्ट के सेक्शन नंबर 110 या 111 से वो नहीं है, तो 110 किसके से रिलेटेड था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करेगा, जैसे आईडी कार्ड हो गया, इस तरह बाकी सारी चीज़ें। और 111 क्या है कि अगर उसने डिपॉजिट नहीं की तो तभी क्या होगा, वो नॉन कंप्लाइंस में कंसिडर होगा। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हमसे ये हम पढ़ रहे हैं ग्राउंड फॉर रिजेक्शन। तो ग्राउंड फॉर रिजेक्शन में पढ़ा कि कैंडिडेट जो है क्वालिफाई नहीं है, प्रपोजर सेकंडर क्वालिफाई नहीं है, सेक्शन 110 देख चुके हैं कि उसने डिपॉजिट नहीं किया या फिर जो है तो आईडी कार्ड की कॉपी या वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, वहाँ से इनकरेक्ट डिक्लेरेशन है, कोई जनरल सिग्नेचर नहीं है, सही है। और क्या होगा कि अब अगर वो रिजेक्शन करेगा तो क्या होगा, रिजेक्शन जो है तो एक पेपर की अगर 5 नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए हैं, एक ही अगर रिजेक्शन होती है इसका मतलब नहीं कि बाकी के 4 भी होंगे। नो रिजेक्शन फॉर नॉन सब्सटेंशियल डिफेक्ट, इसके अलावा बाकी उसकी पर्सनालिटी या पर्सनल किसी इश्यूज इनकी वजह से नहीं होंगे, बल्कि जो स्टैंडर्ड है रीजंस उनकी वजह से ही रिजेक्शन हो सकती है। और इलेक्टोरल रोल की एंट्रीज में कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती। अच्छा, कि जो नॉमिनेशन है गया वो अगर अनअवेयर डिफॉल्ट से, सही है, अगर उसको पता नहीं है, सही है, तो उससे टैक्सेस या इन इश्यूज की वजह से जो है वो नहीं होगा। हाँ, अगर उसने क्या कर दिया कि खुद जानबूझ के छुपाए हैं, सही है, उसको पता नहीं था, सही है, गलती से हो गया तो वो वहाँ पे रिलैक्सेशन होगी, लेकिन अगर उसने जानबूझ के छुपा दी चीज़ें तो वहाँ पे नहीं होगी। डिसीजन रिकॉर्डिंग क्या होगी, रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, वो क्या करेगा, एंडोर्स करेगा, मतलब उसको बताएगा कि अच्छा वो उसकी जो डोमिनेशन थी वो एक्सेप्ट हो गई है या वो रिजेक्ट हो गई है, और अगर वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट हुई है तो साथ में वो रीजन बताएगा कि क्यों रिजेक्ट हुई है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 113। जो सेक्शन नंबर 113 है ना, इट्स फॉर अपील अगेंस्ट स्क्रूटिनी ऑर्डर। अब क्या हुआ, तहकीकात हुई और रिजेक्ट हो गया, तो अब क्या हो सकता है, कैंडिडेट जो है ना वो क्या कर सकता है, वो अपील कर सकता है। तो फाइलिंग अपील के कैंडिडेट और ऑब्जेक्टर जो है तो वो अपील देगा किसको, ट्रिब्यूनल की तरफ, सही है, अगेंस्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिसीजन ऑन नॉमिनेशन पेपर। ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या करेगा, वो ट्रिब्यूनल को अपॉइंट करेगा, सही है, उसमें साथ में चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन होगी ऑफ हाई कोर्ट। फिर अपील के डिसीजन क्या होगी कि ट्रिब्यूनल जो है उस समय क्विकली जो है वो उसको डिसाइड करेगा, कमीशन ने जितना टाइम बताया होगा उस टाइम के अंदर अंदर। ट्रिब्यूनल की पावर क्या है, ट्रिब्यूनल की पावर ये है कि वो रिजेक्ट कर सकता है नॉमिनेशन को अपनी मर्जी के साथ, सही है, इफ कैंडिडेट इज डिफॉल्टर ऑफ loan taxes dues had loan written off or has other disqualification, सही है। तो वो क्या करेगा, अगर वो जो टैक्स नहीं दे रहा, लोन लिया वो उसने, ये सारे इश्यूज हैं, तो उसकी वजह से ट्रिब्यूनल भी उसको रिजेक्ट कर सकता है। नोटिस फॉर हियरिंग के हमारे पास जो है तो ये न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, इन सब के जरिए से उसको जो है तो प्रॉपर नोटिस मिलेगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 114। सेक्शन नंबर 114 जो है इट्स अबाउट पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। अब क्या हो गया कि अब ये लिस्ट करेगा, जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो प्रिपेयर करेगा और डिस्प्ले करेगा वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स को स्क्रूटिनी के बाद, यानी जिसने रिजेक्ट होना हुआ वो रिजेक्ट हो गया, उसने अपील देनी हुई वो अपील करेगा और बाकी जो है उनके लिस्ट पब्लिश हो जाएगी। रिवीजन आफ्टर अपील लिस्ट क्या है, लिस्ट रिवाइज इफ ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट्स अपील अगेंस्ट रिजेक्शन एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन। लेकिन ये जिस अपील में मसला आया था, सही, या जहाँ अपील हुई थी, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर वो बंदा नॉमिनेटेड हो जाता है तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर इसको दोबारा रिवाइज करके उसका नाम भी ऐड कर देगा। पब्लिकेशन बाय कमीशन की कमीशन जो है वो क्या कर लेगा,
वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स का नाम जो है वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देगा। सेक्शन 115 जो है ना, इट्स अबाउट विड्रॉल प्रोसेस है, जिसे हम लोगों ने जनरल उसके लिए पढ़ा था। तो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स वो क्या कर सकते हैं, वो जो है विड्रॉ कर सकते हैं, सही है, और वो साइन नोटिस होगा और वो रिटर्निंग ऑफिसर को देंगे, और जो डेडलाइन कमीशन ने बताई है उसके अंदर उसके बाद क्या ऑथराइजेशन फॉर एजेंट के ऑथराइजेशन जो है तो मस्ट बी अटेस्टेड बाय नोटरी और कमिश्नर या गवर्नमेंट स्केल, यानी कि एजेंट कौन है, इलेक्शन एजेंट है, वो बंदा जिसको कैंडिडेट ने अपने लिए सिलेक्ट किया है कि उसकी इलेक्शन कैंपेन को रन करेगा। तो यहाँ पे अगर वो दे रहा है तो फिर वहाँ पे उस पर भी प्रॉपर सिग्नेचर्स होने चाहिए। विड्रॉल फाइनलिटी के नोटिस जो है वो उसके बाद रिकॉल या कैंसिल नहीं हो सकता। पोस्ट विड्रॉल इलेक्शन होगा कि रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, जो विड्रॉल नोटिस होगा ना उसको वो इसी जगह पे ये नीचे से हम नोटिफिकेशन लगाते हैं तो इस तरह से वो लगा देगा, पब्लिश कर लेगा उसको, सही है, ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट, और कब करेगा, नेक्स्ट डे करेगा। ये जितने भी डेज है ना, I will make a separate video for you mentioning flood ताकि for quick review you will have certain notes, okay? तो gives public notice of all poll date and place देगा। ऑनलाइन पब्लिकेशन के रिटर्निंग ऑफिसर जो है ना वो कमीशन की वेबसाइट के ऊपर उसको पब्लिश कर देगा। अच्छा, नाउ सेक्शन नंबर 116, सेक्शन नंबर 116 है कि नाउ डेथ ऑफ कैंडिडेट आफ्टर नॉमिनेशन। सही है, अब डेथ हो गई है तो प्रोसीडिंग टर्मिनेशन। इफ वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो है ना वो पोल से पहले मर गया है तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसके इलेक्शन प्रोसीडिंग को टर्मिनेट कर देगा और पब्लिक नोटिस भी दे देगा। फिर वो क्या करेगा, कमीशन को रिपोर्ट भी करेगा। फ्रेश इलेक्शंस जो है वो स्टार्ट होंगे और बाकी कैंडिडेट्स जो है उनको दोबारा से फी सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 117, पोस्टपोनमेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस कि एक तो चलो मर गया, दूसरा ये कि कुछ और कंडीशंस जहाँ पे पोस्टपोन हो सकते हैं इलेक्शन, तो रिटर्निंग ऑफिसर वो पोस्टपोन भी कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स को, यानी इस सारे प्रोसेस को, नॉमिनेशन, स्क्रूटिनी, विड्रॉल, और सही है अगर लेट्स सपोज के फ्लड्स आ गए हैं, सही है, तो उस वजह से क्या होगा कि उनको पोस्टपोन कर सकता है। अप्रूवल एंड नोटिस पोस्टपोनमेंट जो कमीशन के अप्रूवल से होगी और न्यू डेट जो भी आएगी वो पब्लिक नोटिस पब्लिक डिस्प्ले की जाएगी वो। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग के डेट्स और सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग जो है वो भी उसमें होगा कि दोबारा जो दिन होंगे वो दोबारा बताए जाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 118 विच इज अबाउट अनकंटेस्टेड इलेक्शन। अब इस अनकंटेस्टेड इलेक्शन में हम क्या लेते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो डिक्लेयर करेगा कैंडिडेट को इलेक्टेड अगर वैलिडली नॉमिनेटेड कंटेस्टिंग कैंडिडेट सीट जो है वो फिल हो गई है, सही है। फिर टाइम ऑफ डिक्लेरेशन क्या है कि नॉट टिल अपील पीरियड एक्सपायर्स एज अपील इज पॉज, मतलब ये कि लेट्स सपोज देयर वर 2 कैंडिडेट्स और एक जो है उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं और सिर्फ एक ही क्वालिफाइड कैंडिडेट है, तो फिर इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, वही बंदा जो है ना वो क्या बन जाएगा, रिटर्न कैंडिडेट बन जाएगा। लेकिन अब क्या होगा कि अगर अपील है तो फिर अपील का वेट किया जाएगा। कमीशन पब्लिश करता है रिटर्न कैंडिडेट को नेम को ऑफिशियल गजट में, रिटर्न कैंडिडेट के जितने भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स थे उनमें से जो भी इलेक्शन विन करके आता है उसे रिटर्न कैंडिडेट कहते हैं। Fresh proceeding for vacancies. If your candidate selected and set free fresh proceedings start to fill remaining seats. सही है, तो अगर इतने लोग सिलेक्ट नहीं हुए, सही है, कुछ भी रीजंस की वजह से, तो फिर फ्रेश इलेक्शंस होंगे। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 119 कंटेस्टेड इलेक्शन प्रोसेस। अब क्या हुआ, अब जो कैंडिडेट्स हैं नॉमिनेट हो गए, अब इलेक्शन लड़ेंगे, तो अब इलेक्शन लड़ने का भी सेनेट का कोई प्रोसेस होगा, तो अब वो होगा। इफ देयर आर मोर कैंडिडेट्स देन सीट्स अवेलेबल, तो क्या होगा कि यानी कि कुछ कैंडिडेट्स थे, सही है, वो आए, उन्होंने क्या किया, कुछ ने विड्रॉ कर लिया कि हम इलेक्शन नहीं लड़े, अब जितने रह गए, सही है, तो रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, अब उनके दरमियान इलेक्शन होगा तो उसके लिए वो वोटिंग डे या पोल डे सेट करेगा और बिफोर वोटिंग वो जो है बाकी के कैंडिडेट्स को बताएगा पोल के बारे में। सेक्शन 120 बताते हैं कि पोल के घंटे कितने होंगे, तो कह रहे कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना वो ऑर्स को डिसाइड करेगा पोल के लिए। फिर जो डिसीजन होगी वो क्या होगा, वो इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगी और रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, पब्लिक नोटिस इशू करेगा। अब सेक्शन नंबर 121, सेक्शन नंबर 121 इस बारे में है कि एडजर्न पोल, कह रहे कि इसमें क्या होता है कि वो सिचुएशन जहाँ पे पोल जो है किसी की वजह से इंटरप्ट हो गए या ऑब्स्ट्रक्ट हो गए, तो इंटरप्शन क्या हुआ कि रिटर्निंग ऑफिसर के कंट्रोल में नहीं है, सही है, अचानक से चला आ गया, इस तरह से एक्शन बाय रिटर्निंग ऑफिसर वो स्टॉप करने का पोल को इन्फॉर्म करेगा कमीशन को। फ्रेश पोल में क्या होगा कि वो न्यू डे पे न्यू पोल कंडक्ट करेगा, सही है, और कमीशन की अप्रूवल के साथ करेगा। वोटिंग एट फ्रेश पोल के ऑल वोटर्स जो है ना उनको अलाउ होगा और प्रीवियस वोट्स जो है ना वो काउंट नहीं होंगे। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 122, इट्स अबाउट वोटिंग प्रोसीजर। तो वोटिंग राइट्स के जितने भी वोटर्स हैं ना जो कि वोट दे सकते हैं, सही, जिनके पास आईडी कार्ड है, तो सेक्शन नंबर 122 है अबाउट वोटिंग प्रोसीजर। कह रहे कि वोटिंग राइट्स किसके पास है, वो सारे वोटर्स जो कि इंटाइटल्ड हैं, सही है। नो प्रॉक्सी वोटिंग, एक बंदा है ना वो कह रहा है कि मैं तो बीमार हो जाऊँ भाई मेरी जगह वोट डाल दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। वन ट्रांसफरेबल वोट पर कैटेगरी, सही है, रिगार्डिंग ऑफ सीट्स टू फिल। वोट कास्टिंग क्या होगा कि बिल्कुल प्रॉपर प्रिस्क्राइब मैनर में बैलेट पेपर्स जो है जैसे कमीशन ने दिए हैं, और सेनेट इलेक्शन पोल जो है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए से होगा। तो जैसे ये एमसीक्यू है एक ECB 2021 में कि वो ओपन उससे होंगे, बैलेट से होंगे, सीक्रेट बैलेट्स होंगे, तो जो सेनेट के इलेक्शन है वो क्या होते हैं, सीक्रेट बैलेट से होते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 123, प्रोसीडिंग एट द क्लोज ऑफ पोल। अच्छा, काउंटिंग वोट्स, अब हो गया पोल क्लोज हो गया तो अब वोट्स को काउंट करना होगा, तो डन इमीडिएटली आफ्टर पोल क्लोज इन प्रिस्क्राइब मैनर। रिटर्न ऑफ इलेक्शन के प्रिपेयर सर्टिफाइड और सबमिटेड टू द कमीशन, सही है, वो सारा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा जो कि जनरल में था कि एक बैलेट बॉक्स लिया, फिर दूसरा बैलेट बॉक्स लिया, वो सारा प्रोसेस हो गया, उसके बाद उस पर सील लगा दिया, तो सर्टिफाइड कर दिया और फिर फाइनली कमीशन को सबमिट कर दिया। इलेक्शन एक्सपेंसेस रिटर्न कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट विद इन 5 डेज। अब बंदा जो जीत के आ गया है तो क्या करेगा, वो अपना एक्सपेंसेस जो है वो 5 डेज में सबमिट करेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 124, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो कमीशन जो है वो पब्लिश करेगा विनिंग कैंडिडेट्स के नाम, कहाँ पर पब्लिश करेगा, ऑफिशियल गजट में और वेबसाइट के ऊपर भी पब्लिश करेगा। पब्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या होगी कि वो जो है तो वो इलेक्शन एक्सपेंसेस को जो रिटर्न कैंडिडेट है वो बताएगा, सही, और अगर वो एक्सपेंसेस को सबमिट नहीं करता तो उसका नाम पब्लिश नहीं होगा। सेक्शन 125 है अपील अगेंस्ट काउंट। कह रहे कि अपील की ग्राउंड जो है कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो है तो एग्रीव बाय वोट काउंट प्रोसीजर। अब सही, एक बंदा तो चलो रिटर्न कैंडिडेट है, उसका काम तो हो गया,
अब जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उनको इशू है कि उनके वोट की सही से काउंटिंग नहीं हुई, तो वो क्या करेंगे 3 दिनों के अंदर अंदर जो है वो अपील देंगे। अपील का प्रोसेस क्या होगा कि वो सेक्रेटरी के पास फाइल होगा, सही है, और उसके अंदर जो है तो प्रॉपर रीजंस होंगे, सही है। कमीशन क्या करेगा, कमीशन जो है वो डिसमिस कर देगा या फिर रिजल्ट बता देगा, और फाइनलिटी के कमीशन का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, और उसको इलेक्शन पिटीशन या कोर्ट कहीं पर भी उसके अगेंस्ट कोई भी बात नहीं की जा सकती। 26 कमीशन पावर इन अपील कह रहे थे ना, अपील के लिए कमीशन के पास क्या पावर है। तो ग्रांट द इलेक्शन कमीशन सर्टेन पावर्स लाइक कोड फॉर हैंडलिंग अपील्स। जो इलेक्शन एक्ट 2017 है ना, ये कमीशन को पास देता है, सही है, अदालतों की तरह देता है कि वो इन अपील को हैंडल कर सकता है, सही है, और वो इनको डिस्पोज भी कर सकता है। किसके लिए, इन्फोर्सिंग अटेंडेंस एंड एग्जामिनिंग एन ओथ, सही है, यानी अटेंडेंस मस्ट करवा सकता है। फिर कंपेलिंग डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, जो डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए कमीशन को कहेंगे कभी लाओ। इस तरह से इशूइंग कमीशन फॉर विटनेस एग्जामिनेशन, विटनेसेस को भी बुला सकते हैं जैसे कोर्ट्स में चाहिए होता है। रिक्वायरिंग विटनेस एक्सपेंसेस डिपॉजिट, फिर एफिडेविट एविडेंस चाहिए होता है। ग्रांटिंग एडजर्नमेंट, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, उसको एंड सस्पेंड भी कर सकता है, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, समनिंग विटनेस ऑन ऑल मोशन, और खुद भी जो है तो वो क्या कर सकता है, गवाहियां वगैरह इकट्ठा कर सकता है। तो सेक्शन नंबर 127 कैजुअल वैकेंसी से रिलेटेड है। ये क्या कह रहा है कि डील्स विद फिलिंग वैकेंसीज इन द सेनेट। क्या अगर सेनेट में कोई वैकेंसी आ गई है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, तो उसके लिए ये प्रोसीजर होगा कि वैकेंसी अकरेंस के बिफोर द टर्म एक्सपायरेशन ड्यू टू वैकेंसी और वाइड इलेक्शन, से ये कि अभी टर्म एक्सपायर नहीं हुई और वैकेंसी आ गई है, तो कमीशन क्या करेगा कि कास्ट फॉर इलेक्शन बाय प्रोविंशियल असेंबली या नेशनल असेंबली के मेंबर्स कि वो इलेक्शन लड़े, सही है। और अगर एक साथ ही ज़्यादा वैकेंसीज आ गई हैं और सेम ज़्यादा वैकेंसीज आ गई और उनकी एक्सपायरी डेट सेम है तो इलेक्शन एक साथ होंगे, और उनकी एक्सपायरी डेट डिफरेंट है तो इलेक्शन भी अलग अलग होंगे। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 128, ये है एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन, के इलेक्शन के लिए क्या करना है, टाइम एक्सटेंड करिए। तो इलेक्शन कमीशन जब एक्सटेंड कर लेगा टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन, क्या होगा कि कमीशन जो है तो रीजंस अगर हैं उसके पास काफी वैलिड रीजंस हैं, एक्शन क्या होगा कि वो क्या करेगा, जो नोटिफिकेशन इशू हुई थी उसको क्या करेगा, उसमें चेंजेस कर देगा। सेक्शन नंबर 129 इसके बारे में है, ये है जनाब टर्म ऑफ ऑफिस। कह रहे कि ये स्टार्ट होती है डेट ऑफ फर्स्ट सेनेट मीटिंग आफ्टर इलेक्शन नोटिफिकेशन के बाद, जो सेनेट की फर्स्ट मीटिंग होगी। वैकेंसी और वाइड इलेक्शन के इलेक्शन इलेक्टेड मेंबर्स टर्म जो है इज द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ द प्रीवियस मेंबर, कि अब जो बंदा आएगा ना तो प्रीवियस बंदा था, सही है, अब उसकी जो वैकेंसी क्रिएट हुई तो उसके जितना बाकी मुद्दत उसकी रहती थी ना, तो ये दूसरा बंदा आके उतने टाइम के लिए रहेगा। ऑल मेंबर्स इलेक्टेड इलेक्शन वाइड, न्यू मेंबर्स टर्म इज द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ दोस हुज इलेक्शन वाज वाइड, तो जिनके इलेक्शन वाइड है, सही है, तो उनके जितना टाइम है वो सारा क्या होगा, न्यू बंदे का टर्म होगा। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 130 वैकेंसी इन इलेक्टोरल कॉलेज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इलेक्शन टू द सेनेट जो है प्रोविंशियल मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली या फिर मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली वो क्या है, वो इनवैलिडेटेड नहीं है। क्या होगा कि मेयरली बिकॉज ऑफ वैकेंसी द असेंबली मेंबर, यानी कि अगर उसकी असेंबली के मेंबरशिप में कोई वैकेंसी है तो उसका ये मतलब नहीं कि अब आप सेनेट के जो इलेक्शन है उनको भी इनवैलिड कहेंगे। सेक्शन नंबर 131, सेक्शन नंबर 131 किसके बारे में है, ये डील्स करता है डिवाइडिंग सेनेट मेंबर इनटू टू ग्रुप्स। सेनेट के मेंबर को दो ग्रुप में डिवाइड किया, ठीक है। कमीशन जो है तो 10 देश ताकि वो मेंबर्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर सके, कमीशन नोटिफाई करता है ऑफिशियल गजट में। और रिप्लेसमेंट कैंडिडेट टर्म की जो है वो कितनी होगी, जो अनएक्सपायर्ड टर्म रहेगी है, और जो न्यू मेंबर्स होंगे उनको दो डिवाइड ग्रुप में डिवाइड होगा अनएक्सपायर्ड टर्म के साथ, सही है, कि कितना मुद्दत है किसकी। अब हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है एंड इंशाल्लाह बल्कि नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 8 इलेक्शन एक्सपेंसेस एंड स्टेटमेंट ऑफ अदर्स एंड लायबिलिटीज। अच्छा भाई जीत के आ गए हैं। अब क्या है सेक्शन नंबर 132, कह रहे रिस्ट्रिक्शन ऑन इलेक्शन एक्सपेंसेस। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन इलेक्शन एक्सपेंसेस क्या है कि जो इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं, सही है, उसके अंदर कुछ शामिल है जैसे एक्सपेंसेस बाय कैंडिडेट पर्सन या पॉलिटिकल पार्टी ऑन कैंडिडेट बिहाफ, सही है, कब से, फ्रॉम नॉमिनेशन फाइलिंग टिल फाइनल रिजल्ट अनाउंसमेंट। एक्सपेंसेस डीम्ड कैंडिडेट्स कह रहे सही है, कौन सी कैंडिडेट एक्सपेंसेस फाइनल होंगी, एनी पर्सन स्पेंडिंग ऑन कैंडिडेट बिहाफ जैसे स्टेशनरी, पोस्टेज, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। एक्सपेंसेस की लिमिट सेनेट के लिए कितनी है, 15 लाख, और नेशनल असेंबली के लिए कितनी है, 10 लाख, और प्रोविंशियल असेंबली के लिए कितनी है, 4 लाख। अब कह रहे हैं कि वॉचिंग पेमेंट्स, कह रहे हैं कि बिल्स के जरिए से, रिसीट्स के जरिए, रसीदों के जरिए से, डॉक्यूमेंट्स के जरिए से, और लेस देन 10,000 अमाउंट एक्सेप्ट, सही है। फिर हमारे पास डिस्प्यूटेड एक्सपेंसेस के कमीशन जो है वो इंक्वायर करेगा वो एक्सपेंसेस, सही है, जो कि कैंडिडेट की परमिशन के बगैर थे उन सबको क्या करेगा, कमीशन इंक्वायर करेगा, और अगर उसकी परमिशन नहीं थी तो फिर उन सारे एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 133, कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट फॉर इलेक्शन एक्सपेंसेस। तो सेक्शन नंबर 133 में हम क्या देखते हैं कि कैंडिडेट जो है ना वो क्या करेगा, ओपन करेगा, और या फिर अगर उसके पास अपना पुराना अकाउंट है तो उसको उसके लिए इलेक्शन की सारी प्रोसीडिंग्स के लिए डेडिकेट कर देगा। तहकीकात से पहले क्या होगा कि ये सारा प्रोसेस जो है ना तहकीकात से पहले होगा, स्क्रूटनी से पहले होगा। रजिस्टर ऑफ ट्रांजेक्शन के वो रसीदें रखेगा, सही है, और जितना खर्चा होगा उसका एक रजिस्टर रखेगा। फिर ट्रांजेक्शन थ्रू अकाउंट ऑल एक्सपेंशन इलेक्शन एक्सपेंसेस विद दिस अकाउंट ओनली, यानी अगर आपने किसी और अकाउंट से कुछ एक्सपेंसेस करा है तो वो नहीं बल्कि उस अकाउंट से, और वो भी उनकी रसीदें उसके पास हो। इनिशियल अमाउंट कैन स्टार्ट विद अमाउंट नॉट एक्सीडिंग सेक्शन 132 लिमिट्स, यानी कि ये जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि उसके लिए 15 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, 4 लाख रुपए हैं, तो इससे ज़्यादा अमाउंट एक्सीडिंग नहीं होगी, यानी अगर उस अकाउंट से भी पेमेंट हुई है और वो इससे ज़्यादा है तो भी वो पेमेंट जो है ना वो कंसिडर नहीं होगी। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 134। सेक्शन नंबर 134 इज अबाउट रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। तो ये हमें क्या बताता है कि स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, सही है, कि सबमिट करने के लिए इलेक्शन एक्सपेंस रिटर्न, तो सबमिशन डेडलाइन क्या होगी, तो टेस्टिंग कैंडिडेट जो है ना वो क्या करेंगे, वो सबमिट करेंगे 30 डेज के अंदर, और सही है, जब रिटर्न कैंडिडेट का नाम पब्लिश हो जाएगा, और जो रिटर्न कैंडिडेट है वो फॉर्म से यूज़ करेगा इलेक्शन एक्सपेंसेस के लिए, और वो उसे रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट करेगा। सेक्शन 135 कहता
है इंस्पेक्शन ऑफ रिटर्न्स के रिटर्न जो कि कमीशन की तरफ आए हैं रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, तो उसकी पब्लिक इंस्पेक्शन होगी और वो 1 ईयर के लिए ओपन होगा और उसके लिए क्या होगी प्रिस्क्राइब फी देनी पड़ेगी और उसके लिए क्या होगी कॉपीज अवेलेबल होंगी और कमीशन जो है तो वो क्या करेगा, जो लोग उस कमीशन को पेमेंट करेंगे तो कमीशन उनको कॉपीज भी प्रोवाइड कर देगा। सेक्शन 136 है, ये है एक्शन रिलेटेड टू इलेक्शन एक्सपेंसेस। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि स्क्रूटनी बाय कमीशन के विद 90 डेज ऑफ रिटर्न सबमिशन से ये कि रिटर्न कैंडिडेट ने क्या कर लिया, अब सबमिटेड कर ली है, तो अब 90 दिन के अंदर अंदर कमीशन क्या करेगा, तहकीकात करेगा। डीम्ड एक्सेप्टेड कह रहे कि अगर वो एक्सेप्टेड होगी, अगर कमीशन जो है ना वो 30 दिनों के 90 दिनों के अंदर तहकीकात नहीं करता, फिर कह रहे कि अगर कमीशन जो है मुदाखलत करता है सेक्शन 132 के अकॉर्डिंग, तो कमीशन जो है वो डायरेक्ट करेगा कंप्लेंट कि ये जो है यहाँ पे करप्ट प्रैक्टिस हुई है और रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो इशू करेगा शोकाज का और कमीशन जो है वो क्या करेगा, वो नोटिफिकेशन इशू कर देगा कि यहाँ पे इलीगल प्रैक्टिस है। और फिर उसके बाद क्या होगा कि उसको जो है ना कैंडिडेट जो है वो क्या करेगा, वो लेट होने की सूरत में वो एप्लीकेशन देगा, सही है, और कैंडिडेट जो है तो वो रिटर्न के पास अप्लाई करेगा और कमीशन क्या करेगा, कमीशन जो है वो उसको माफ़ भी कर सकता है अगर उसकी ये जो फेलियर है वो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस की वजह से है जो कि बियॉन्ड उसके कंट्रोल थी। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा ना कि इलेक्शन एक्सपेंसेस से रिलेटेड 90 डेज के अंदर अंदर होना चाहिए, ठीक है, और अगर 90 डेज के अंदर नहीं है और जो रिटर्न कैंडिडेट है वो क्या कहता है, वो बताता है कि कुछ रीजन थी, वैलिड रीजन थी, तो कमीशन क्या कर सकता है, उसको माफ़ी भी दे सकता है। सेक्शन 137 ऑफ द इलेक्शन एक्ट के सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मेंबर्स जो है वो सबमिट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सही है, जिसके अंदर स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन भी आ जाता है फॉर्म बी के ऊपर बाय 31 दिसंबर, और कमीशन जो है पब्लिश करता है नॉन कंप्लाइंट मेंबर्स के नाम 1 जनवरी तक। और उसके बाद क्या होगा कि अगर वो नॉन कंप्लाइंस फिर भी करते हैं तो मेंबरशिप उनकी सस्पेंड कर ली जाएगी जो 16 जनवरी तक, अगर वो जो है तो प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं देते 15 जनवरी तक। इस तरह से क्या होता है कि मेंबर्स जो है उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है करप्ट प्रैक्टिस का अगर उनकी वो जो स्टेटमेंट है वो झूठी निकली। आगे सेक्शन नंबर 138 ये है अबाउट पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो क्या है कि जो स्टेटमेंट होगी एसेट और लायबिलिटीज की, जैसे कि सेक्शन नंबर 137 के अंदर हम लोगों ने पढ़ ली, तो वो ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो जाएगी और फिर क्या होगा कि कोई भी बंदा जो कि उस फी को पे करता है तो उसको एक्सेस दे दी जाएगी इस एसेट्स की तरफ से, ये कि ये उस बंदे के एसेट्स हैं तो आप फी पे करके आप देख सकते हैं। हम चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 को कुछ रिवाइज करते हैं। चैप्टर नंबर 7 इज अबाउट कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द सेनेट। सेनेट का इलेक्शन कैसे होगा, सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करेगा कमीशन। उसके बाद क्या करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर अपने फंक्शन परफॉर्म करेगा, जैसे कि इलेक्शन को कंडक्ट करना, जैसे ऑर्डर मेंटेन करना, जैसे पोलिंग ऑफिसर को कुछ काम देना और अगर खुद जो है वो नहीं है तो बैकअप प्रोवाइड करना, और इस तरह से किसी ऑफिसर को सस्पेंड कर देना लेकिन उसकी रीजन कमीशन को बताना। उसके बाद क्या होगा, कमीशन जो है वो ऑफिशियल गजट में इलेक्शन की नोटिफिकेशन देगा, सही है, वो बताएगा कि किस दिन कौन सा काम होगा, जैसे नॉमिनेशन का दिन क्या होगा कि नोटिफिकेशन पब्लिश के 2 दिन बाद। इस तरह से नॉमिनेटेड कैंडिडेट का नाम का पब्लिश होगा कि डे फॉर आफ्टर लास्ट डेट फॉर फाइलिंग, तो दूसरे दिन वो था तो अब तीसरे दिन, तो ये स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन उसके भी 3rd डे होगी, सही है। फाइलिंग अपील जो है तो उसकी स्क्रूटनी के 2 दिन बाद होगी, रिसीन ऑन अपील जो है तो अपील फाइल करने के 2 दिन बाद होगी, और इस तरह से जो है तो रिवाइज कैंडिडेट्स के नाम फिर उसके 1 दिन बाद पब्लिश होगा, और विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट जो है वो भी एक बार दिन बाद पब्लिश होगा। और उसके बाद हमारे पास क्या है, पोलिंग डेट जो है तो वो 7 डेज के अंदर अंदर, उससे पहले नहीं होनी चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो जितने भी डेज हैं इंशाल्लाह वी विल अपलोड सेपरेट लेक्चर जिसमें ये जितने भी डेज यूज़ हुए हैं इलेक्शन एक्ट में वो आप लोग के लिए वहाँ अपलोड कर दी जाएंगे, तो प्लेलिस्ट विजिट करते रहिए। अब है सेक्शन 108 जो है ये किसके बारे में है, ये सप्लाई ऑफ लिस्ट ऑफ वोटर्स के बारे में। तो कह रहे हैं कि कमीशन जो है तो रिटर्निंग ऑफिसर को लिस्ट देता है, फिर क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है तो पोलिंग स्टेशन में बताता है कि किस पोलिंग स्टेशन पे होगा। उसके बाद क्या होता है कि वोटर रेसिकेंडर जो है तो कह सकते हैं कि ये जो बंदा है ये कैंडिडेट होगा, सही है। फिर फॉर्म ए के ऊपर जो है प्रपोजल रेसिकेंडर का साइन होनी चाहिए, और 62 के अकॉर्डिंग वो क्वालिफाई होना चाहिए, और 63 के अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। टेक्नोक्रेट और आलिम सीट्स की अलग डिक्लेरेशन होगी, वो जो है तो उसको साथ में अपने अकाउंट बताना होगा, आईडी कार्ड बताना होगा, एसेट और लायबिलिटी फॉर्म बी के ऊपर बतानी होंगी, सही। वो रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर उसको सीरियल नंबर साइन करेगा, फिर जो है तो वो पब्लिश हो जाएगा, ऑफिस में एफिक्स हो जाएगा, और 5 से ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर कोई भी सबमिट नहीं कर सकता, और सही है। उसके बाद पब्लिक एक्सेस के लिए वो चीज़ अवेलेबल होगी। सेक्शन 111 जो है ना इट्स अबाउट डिपॉजिट के 20,000 कैश जो है ना वो नेशनल बैंक के जरिए से, गवर्नमेंट ट्रेजरी के जरिए से या सब ट्रेजरी के जरिए से, और सिंगल डिपॉजिट मल्टीपल नॉमिनेशन के लिए होगी और ये नॉन रिफंडेबल होगी। सेक्शन 112 बताता है स्क्रूटनी के बारे में कि कैंडिडेट प्रपोजर्स कैंडिडेट ऑथराइज एजेंट जो है ना वो क्या कर सकता है, वो अटेंड कर सकता है, एग्जामिन करता है नॉमिनेशन पेपर्स को, रिटर्निंग ऑफिसर उनको एग्जामिन करेगा, ऑब्जेक्शन को डिसाइड करेगा, कोई भी जो डॉक्यूमेंट होगी वो क्या करेगा, वेरिफिकेशन के लिए वो कहेगा कि लाके मुझे दो, और उसके अलावा इससे ज़्यादा बियॉन्ड वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। और ग्राउंड्स क्या होंगे रिजेक्शन के लिए कि प्रपोजल जैसे क्वालिफाई नहीं है, कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं है, सेक्शन 110(11) के अकॉर्डिंग नहीं है, फाज या इनकरेक्ट डिक्लेरेशन थी, सिग्नेचर्स गलत थे, और इसके बाद क्या होगा कि अगर एक नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होता है इसका मतलब नहीं कि बाकी भी रिजेक्ट हो जाएंगे, और किसी नॉन सब्सटेंशियल रीजन की वजह से वो रिजेक्ट नहीं हो सकते। और इसके अलावा क्या होगा कि इलेक्टोरल रोल की एंट्रीज के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होगी। तो अब हम देखते हैं कि अपील जो है स्क्रूटनी ऑर्डर के ट्रिब्यूनल के पास जो है तो अपील जाएगी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी आ जाएगा, और क्विकली ये होगी कमीशन की डेट के अकॉर्डिंग होगी। और इसके अलावा क्या होगा कि या वो रिजेक्ट हो जाएंगे और या वो कंसिडर हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट पब्लिश करेगा, और अपील के बाद अगर एक और कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट में आया है तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। विड्रॉल क्या है कि कोई भी जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट है वो ड्रॉ कर सकता है, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए वो भी कर सकता है, उसका इलेक्शन एजेंट भी कर सकता है, और उसकी ये जो नोटिफिकेशन होगी ये फिर
इंस्टॉल या कैंसिल नहीं होगी तो रिटर्निंग ऑफिसर उसको ऑफिस में लगवा देगा और पब्लिश कर देगा और लोग जो है तो उनको उस तक एक्सेस होगी। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट मर जाता है तो फिर दोबारा से फ्रेश इलेक्शन होंगे, लेकिन बाकी लोगों को दोबारा से फीस सबमिट नहीं करनी होगी। और इसके अलावा अगर कोई जल्द आ जाता है या बाकी कोई है तो रिटर्निंग ऑफिसर कमीशन को परफॉर्म करके उनको पोस्टपोन कर सकता है। अनकंटेस्टेड इलेक्शन के एक ही कैंडिडेट है तो इस वजह से इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, या अगर एक कैंडिडेट है और दूसरा जो है ना उसके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है, अपील की उसने, तो जब तक अपील नहीं आई तब तक नहीं, लेकिन अगर अपील का रिजल्ट आ गया तो फिर वो एक ही बंदा जीत जाएगा। कंटेस्टेड इलेक्शन का प्रोसेस ये होगा कि प्रॉपर जो है तो पोलिंग डे अनाउंस होगा, सेक्शन 120 और पोल के रिटर्निंग ऑफिसर जो है तो घंटे बताएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर कोई वजह है जिससे जल्द आ गया तो पोल रोक सकता है और वोटिंग प्रोसीजर बताएगा। सही है, सारे स्टेप वाइज प्रोसेस होंगे। फिर उसके बाद पोल के क्लोज के बाद वोट को काउंट किया जाएगा और रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और उसके बाद जो है तो किसी को इशू हुआ तो अपील कर देगा और कमीशन जो है तो उसके पास है अपील की पावर। सही है, वो लोगों को इकट्ठा भी कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्स वो मंगवा सकता है, एफिडेविट भी बनवा सकता है। कोई कैजुअल वैकेंसी है तो उसके लिए भी जो है सेनेट का इलेक्शन होगा। और उसके बाद क्या होगा कि जो एक्सटेंशन होगी टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन वो भी एक्सटेंड की जा सकती है। टर्म ऑफ ऑफिस जो है तो सेनेट की फर्स्ट मीटिंग से जो है आफ्टर इलेक्शन नोटिफिकेशन स्टार्ट होगा और जो इलेक्टेड मेंबर की टर्म होगी वो उतनी होगी जितनी की अनएक्सपायर्ड टर्म थी प्रीवियस मेंबर की। इस तरह से अगर असेंबली में या कोई वैकेंसी है तो इसका ये मतलब नहीं कि सेनेट का इलेक्शन जो है इनवैलिड होगा। और उसके बाद जो है तो अगर कमीशन जो है तो वो क्या करेगा, वो लॉट्स करवाएगा मेंबर्स के दरमियान। सही है, और उनको ग्रुप्स में डिवाइड करेगा। जो सेक्शन नंबर 8 था ये था कि रिस्ट्रिक्शन ऑन इलेक्शन एक्सपेंसेस, सेनेट के लिए 15 लाख और नेशनल असेंबली के लिए 10 लाख और प्रोविंशियल असेंबली के लिए 4 लाख। और उसके बाद क्या होगा कि इलेक्शन एक्सपेंसेस के लिए अपना बैंक अकाउंट होगा, या अगर पुराना कोई अकाउंट था तो उसको कंसिडर किया जाएगा, लेकिन प्रॉपर रसीदें देनी पड़ेंगी और इस अमाउंट से एक्सटेंड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या होगा कि रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस का रिटर्न कैंडिडेट जो है ना वो 30 दिन के अंदर अंदर, जो बाकी कैंडिडेट्स होंगे वो 30 दिन के अंदर अंदर सबमिट करवाएंगे। और इस तरह से जो रिटर्न कैंडिडेट्स हैं उसके भी जो एक्सपेंसेस होंगे उनकी क्या होगी, इंस्पेक्शन होगी और 1 साल तक का कोई भी प्रेस्क्राइब फी लेके उसको चेक कर सकता है। इस तरह से एक्शन रिलेटेड टू इलेक्शन एक्सपेंसेस के 90 डेज में जो है ना उसको सबमिट करना होगा। अगर नहीं कर पाता तो फिर जो कमीशन एक्शन लेगा और ये होगा कि कमीशन जो है वो माफ़ी भी दे सकता है अगर वो प्रॉपर वैलिड रीजन बताता है। सबमिशन जो है वो स्टेटमेंट और एग्जिट्स की करनी पड़ेगी और पब्लिकेशन होगी स्टेटमेंट और एग्जिट और लायबिलिटीज की ऑफिशियल गजट में। तो द वीडियो इज कंप्लीटेड, गो चेक द प्लेलिस्ट फॉर फर्दर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।